बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने स्टडी कर लिए हैं और कुछ के ऊपर वर्किंग अभी जारी है और वीडियोस में बना रहा हूँ उनके ऊपर भी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आपके लिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज में चलता आ रहा था थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक है आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय रॉकेट प्रोपल्शन, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस टॉपिक। ठीक है, ये सारा कुछ हम आज की अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन का स्टूडेंट अगर वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में कहते हैं मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल आता है आपके पास वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, पहली बात, और दूसरा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तौर पर भी ये काम करता है और न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक भी ये काम करता है। अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखें हम, तो स्टूडेंट्स वर्किंग प्रिंसिपल में कहते हैं मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ रॉकेट motion of rocket is based on the law of conservation of momentum and Newton's third law of motion। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी ये बेस करता है और न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक भी, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको उसकी समझ लगी होगी कि जो रॉकेट की मोशन है वो बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी इसमें जो जब रॉकेट मूव करता है, रॉकेट की जो मोशन होती है, इसमें जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, और न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक के एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इस वजह से इसकी ये मोशन होती है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा कानून हमें यही कहता है ना कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो ये दोनों लॉज के ऊपर रॉकेट की जो मोशन है वो बेस करती है। फिर कहते हैं प्रोपल्शन। ठीक है, प्रोपल्शन क्या होगी, प्रोपल्शन में कहते हैं रॉकेट मूव्स अप बाय इजेक्टिंग बर्निंग गैसेस फ्रॉम इट्स रियर पार्ट ऑफ इंजन। कहते हैं कि क्या होता है कि जो रॉकेट है मूव करता है, ठीक है, अपने इंजन से रियर गैसों का अखराज करते हुए, ठीक है, इजेक्ट करते हुए रियर गैसेस को। ठीक है, अगर किसी ने लाइव तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये आम सी चीज थोड़ी है। ठीक है, और अगर किसी ने टीवी या टेलीविजन वगैरह में देखा हो तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है उसके नीचे इंजन की वजह से बहुत ज्यादा धुआं सा होता है। ठीक है, तो वो धुएं में बहुत सारी गैसेस का खराज होता है। ठीक है, कहते हैं रॉकेट मूव्स अप बाय रॉकेट moves up by ejecting burning gases from its rear part of engine from its rear part of engine। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन फ्यूल इज बर्न इट टर्न टू हाई प्रेशर गैसेस। कि जब
जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है तो वो क्या होता है कि हाई गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्यूल क्या होता है कि हाई प्रेशर गैसेस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट में बहुत ज्यादा मिकदार में फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। तो वो जो फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर गैसेस में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। व्हेन फ्यूल इज बर्न, व्हेन fuel is burned, it convert into high pressure gases. These gases come out from engine with very high velocity. ये जो गैसेस इंजन से आती है बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ आती है, ठीक है। इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। These gases come out engine, these gases comes out from engine with high velocity, ठीक है। जब फ्यूल बर्न किया जाता है, फ्यूल जो बर्न होती है उसकी वजह से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और जो गैसेस होती हैं बहुत तेजी के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ इंजन से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहते हैं कि जब गैसेस का अखराज होता है तो क्या होता है कि जो रॉकेट होता है वो मोमेंटम गेन कर लेता है और वो जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मिकदार में इक्वल होता है जो गैसेस का मोमेंटम था, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। कैसे होगा कि जब रॉकेट को लॉन्च करवाने लगे, गैसेस फ्यूल जो था बर्न होना स्टार्ट हुआ, गैसेस की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और उनका मोमेंटम भी क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन रॉकेट जो मोमेंटम हासिल करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हासिल करता है, इसी वजह से फिर वो लॉन्च किया जाता है, उसको लॉन्च होता है और वो खुला में चला जाता है, ठीक है। गैसेस का मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन रॉकेट का जो मोमेंटम होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कहते हैं द रॉकेट गेन्स मोमेंटम, द रॉकेट gains momentum equal to the momentum of expelled gases, equal to the momentum of expelled gases but in opposite direction। की डायरेक्शन क्या होती है, but in opposite डायरेक्शन उसकी अपोजिट आती है, but in opposite direction। कहते हैं रॉकेट कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम एज लॉन्ग एज इंजन ऑफ द रॉकेट कंटिन्यूज टू एक्सपेल गैसेस। कि जब तक रॉकेट का जो इंजन होता है, ठीक है, वो गैसेस अखराज करता जाएगा, गैसेस को खारिज करता जाएगा, मोमेंटम जो रॉकेट है वो मोमेंटम को गेन करता जाएगा, ठीक है। जब तक रॉकेट का जो इंजन है गैसेस को खारिज करता रहेगा, गैसेस को बाहर निकालता रहेगा, जो रॉकेट है वो क्या करता है कि वो मोमेंटम को गेन करता जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो मोमेंटम को गेन करता जाता है। कहते हैं दोस्तों द स्पीड ऑफ रॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज द इंजन आर ऑपरेटिंग। कि जब तक इंजन ऑपरेट करता रहेगा, जो रॉकेट की स्पीड है वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। जब तक रॉकेट का इंजन वर्किंग करेगा, ऑपरेट करता रहेगा, जो रॉकेट की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। रॉकेट की जो प्रपल्शन में थी, इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, कहते हैं कि रॉकेट का जो इंजन होता है, ठीक है, रॉकेट मूव्स अप बाय इजेक्टिंग बर्निंग गैसेस, ठीक है। रॉकेट के इंजन से क्या होता है कि जो गैसेस का अखराज होता है, कुछ गैसेस निकलती है रॉकेट के अंदर। चूंकि होता है फ्यूल की वजह से जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, फ्यूल जलता है, फ्यूल के जलने से गैसेस बनती है, ठीक है, और वो गैसेस का अखराज होता है वहां से, ठीक है। फिर कहते हैं ये जो गैसेस हैं
ये इंजन से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर आती है, ठीक है। जो गैसेस की वेलोसिटी होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो इंजन से बाहर आती है, ठीक है। फिर कहते हैं इन गैसेस के बाहर आने की वजह से क्या होता है कि रॉकेट जो है वो भी क्या करता है, मोमेंटम गेन कर लेता है, और वो जो रॉकेट का मोमेंटम होता है गैसेस के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक होगी बात। फिर कहते हैं जो रॉकेट कंटिन्यू टू गेन, कहते हैं कि मोमेंटम एज लॉन्ग एज इंजन ऑफ द रॉकेट कंटिन्यूज टू एक्सपेल गैसेस, के रॉकेट का जो इंजन होता है जब तक गैसेस को एक्सपेल करता रहेगा, रॉकेट जो है वो स्पीड को बढ़ाता जाएगा, रॉकेट मोमेंटम भी गेन करता जाएगा, और जब तक इंजन चलता रहेगा जो रॉकेट है उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब तक जो वो ऊपर जाएगा, ठीक है, उसी वक्त उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है प्रपल्शन का। प्रिंसिपल की बात की तो दो लॉज के ऊपर ये प्रिंसिपल करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों ही प्रपल्शन में हमने पढ़ी। जो रॉकेट का मोमेंटम और गैसेस का मोमेंटम इक्वल होता है, यानी मोमेंटम टोटल जो होगा वो कंजर्व होगा। दूसरी बात कि न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक मोमेंटम गेन तो कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो ये भी न्यूटन का तीसरा कानून आ गया। अब कहते हैं जो फ्यूल ऑफ रॉकेट है, ठीक है, फ्यूल ऑफ रॉकेट आपके पास क्या आएगा, फ्यूल ऑफ रॉकेट फ्यूल ऑफ रॉकेट कहते हैं फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 80%, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। जो फ्यूल होता है वो सॉलिड हाइड्रोजन, लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो सॉलिड जो रॉकेट का फ्यूल है वो क्या होता है, फ्यूल is based on liquid or सॉलिड हाइड्रोजन, लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन होता है ये आपके पास जो फ्यूल होता है, ठीक है, रॉकेट का। फिर कहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में लिक्विड या गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होता है आपके पास जो फ्यूल, और रॉकेट का जो फ्यूल आता है हमारे पास। कहते हैं 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। कहते हैं कि रॉकेट का जो मैस होता है, ठीक है, उसमें 80% तक जो है वो फ्यूल का वेट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कह सकते हैं कि रॉकेट का, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं बता रहे, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास रॉकेट है, रॉकेट का जो वेट आ रहा है, वजन जो आ रहा है, जो उसका मैस आ रहा है वो 1000 किलोग्राम आ रहा है, तो 1000 में से 80% जो होगा वो होगा 800, यानी कि 80% जो होगा वो 800 किलोग्राम वजन तो सिर्फ गैस फ्यूल का होगा, बाकी 200 किलोग्राम जो वजन होगा वो बाकी किसी दूसरे मटीरियल्स का होगा, ठीक है। लेकिन 800 किलोग्राम तक जो वजन होगा वो फ्यूल का होगा, यानी 80% जो वेट होता है रॉकेट का वो किसका होता है, फ्यूल का, ठीक है। 80% ऑफ द लॉन्च mass of the rocket consist of only fuel, ठीक है। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त उसमें से जो 80% जो मैस होता है वो फ्यूल का ही होता है। जस्ट कहते हैं फॉर एनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल, ठीक है। कहते हैं कि ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, यानी ग्रेविटी के असर से बचने के लिए क्या कहते हैं कि जो रॉकेट होता है वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल पर सेकंड में वो बर्न करता है, एक सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, बहुत बड़ी मिकदार है कि एक सेकंड के अंदर रॉकेट जो है वो 10,000 किलोग्राम जो फ्यूल है वो बर्न करता है। ये बातें याद रखने वाली है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारा पैराग्राफ। कहते हैं फॉर इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी, फॉर इनफ अप थ्रस्ट
To overcome gravity. Rocket. A typical rocket consume 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल। ठीक है, एक सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है। कहते हैं रॉकेट इजेक्ट द बर्न गैसेस एट स्पीड ऑफ ओवर 4000 मीटर पर सेकंड। रॉकेट की जो वेलोसिटी होती है, ये जो गैसेस को बाहर निकालता है, उन गैसेस की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रॉकेट इजेक्ट्स द बर्न गैसेस, रॉकेट ejects the burnt gases with speed of with velocity of 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो गैसेस आती है निकलती है रॉकेट से, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, उसकी जो प्रोपल्शन होती है वो। थर्ड वन फ्यूल ऑफ द रॉकेट। तो फ्यूल ऑफ रॉकेट में हमने पढ़ा कि जो रॉकेट का लॉन्च मैस होता है, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो उसमें से तकरीबन 80% जो मैस होता है वो फ्यूल का होता है। ठीक है, पहली बात हमने ये की। दूसरी बात कहते हैं कि जो रॉकेट है उसको ग्रेविटी के ओवरकम करने के लिए, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स गेन करनी और ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए जो रॉकेट है एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम जो आपके पास होता है 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल बर्न करता है। फिर कहते हैं जो रॉकेट के इंजन से गैसेस बर्न होकर निकलती हैं, उन गैसेस की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है तकरीबन 4000 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर 4 किलोमीटर, ये भी आप कह सकते हैं। आगे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मैस। ठीक है, कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मैस कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सेवरल रॉकेट आर लिंक्ड टुगेदर। प्रॉब्लम ऑफ मैस। To overcome this problem, several rockets are linked together. To overcome this problem, several rockets are linked together। ये बहुत सारे रॉकेट्स को क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। कहते हैं when one of them perform its function then it's discarded due to which the rocket move up with greater speed। कि बहुत सारे रॉकेट को एक साथ लिंक किया जाता है और लिंक करने की वजह से क्या होता है कि जब उनमें से एक भी रॉकेट वर्क करे, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए, तो क्या होता है कि उनकी उसकी मदद से डिस्कार्डेड ड्यू टू विच द रॉकेट मूव विद ग्रेटर स्पीड, कि उसकी वजह से क्या होता है कि रॉकेट जो है वो ग्रेटर स्पीड के साथ वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, व्हेन वन ऑफ them perform its function, perform its function, then it is discarded due to which the rocket moves, due to which the rocket moves upward with greater speed,
ठीक है स्टूडेंट, ये था आपके पास प्रॉब्लम ऑफ मैथ की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारे रॉकेट को लिंक किया जाता है एक साथ। उनमें से अगर एक भी रॉकेट अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या होता है कि जो दूसरा रॉकेट होता है वो ग्रेटर स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है। ठीक है, कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, चूंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी जो रॉकेट बुलंदी पर जाता है गैसेस के अखराज की वजह से रॉकेट की जो स्पीड है वो बुलंद होती जाती है, तेज होती जाती है, ग्रेटर होती जाती है। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी तो थ्रू आउट रॉकेट की मोशन में आता जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो डेफिनेटली ऑब्वियसली वहां पर एक्सेलरेशन भी जरूर होगा, क्योंकि वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहते हैं कि अगर तो मैस हो रॉकेट का m, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो हो रॉकेट की वो v, इनिशियल मोमेंटम हो 0, फाइनल मोमेंटम हो m प्राइम v, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा m प्राइम v ही आएगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैसेस बाय द रॉकेट इज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक कहते हैं कि जो फोर्स मालूम की थी, फोर्स का फॉर्मूला डायल किया था अपने प्रीवियस टॉपिक में, इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम इनटू साथ आ रहा था वेलोसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी, मास और इधर जो मास है वो प्राइम आपने ले रहे हैं रॉकेट के लिए। ठीक है, वो कहते हैं अब m प्राइम ओवर t, ठीक है, इधर जो है प्राइम ओवर t इनटू वी आर है। अब कहते हैं कि जो आपके पास एम वी है, ठीक है, m प्राइम ओवर t ये किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल m और साथ v। ठीक है, यानी कि जो फोर्स आ रही है वो फोर्स आ रही है मोमेंटम की फोर्स है। ठीक है, मास इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी तो वो आपके पास आता है मोमेंटम, तो इधर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी आपके पास स्टूडेंट आ रहा है, आपके पास आ रही है वो फोर्स। ठीक है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी। अब कहते हैं when m mass of gas eject per second the force exerted on the rocket by the gases is, कहते हैं where m जो है वो mass है। ठीक है, कहते हैं the force exerted on the rocket by gases, the force exerted on rocket गैसेस की वजह से जो फोर्स लगती है, ठीक है, रॉकेट के ऊपर, वो आपके पास क्या आएगी, फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल M A। तो ये भी समझ लें कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक क्या है, क्योंकि न्यूटन का जो दूसरा कानून है वो कहता है F इज इक्वल टू M A। ठीक है, तो ये भी उसी के मुताबिक आएगा। इसको क्या है आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप क्या है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आ गई, एक को कह लिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी को कह लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, कहते हैं जो ये वाला m आ रहा है इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट, ठीक है, वेयर कैपिटल M इज इंस्टेंटेनियस मास। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मास है रॉकेट का, जो इंस्टेंटेनियस मास होगा वो होगा m कैपिटल। फिर जो a आ रहा है इधर एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक क्या था कि आपके पास जो m a इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, दो फोर्सेस आपके पास आ रही थी, एक फोर्स तो ये वाली आ रही थी एम बी, दूसरी फोर्स ये आ रही थी जो अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो आपके पास क्या होगा, F इज इक्वल टू एम बी, दूसरी आपके पास F इज इक्वल टू एम ए।
तो आपने क्या किया, दोनों फोर्सेस को यानी दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने क्योंकि ये भी फोर्स ये भी फोर्स, इसके दोनों को आंसर को कंपेयर किया, दोनों इक्वल आ गए। अब अगर इधर से हमने बात करें कि एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कैसे निकाला, एक न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स आई, एक न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जो आपके पास फोर्स थी वो आई, दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो आपके पास ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ रॉकेट, इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहते हैं एज द टाइम पासेस द मास m ऑफ द रॉकेट डिक्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड रिजेक्शन ऑफ गैसेस एंड हेंस एक्सेलरेशन a इंक्रीजेस। अब देखिए इधर एक्सेलरेशन और ये आपके पास जो इंस्टेंटेनियस मास है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, अगर ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। लेकिन कहते हैं क्या है, जो जो टाइम गुजरता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो आपके पास रॉकेट का इंस्टेंटेनियस मास होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मास से मुराद है कि वक्ती जो आपके पास मास आएगा। मतलब मेरे पास, मैं कहता हूँ 2:05 पे मेरे पास मास था 10 किलोग्राम, 2:10 पे जो मास था वो हो गया 15 किलोग्राम, 2:15 पे जो मास हो गया था वो हो गया 20 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के वक्त के लिहाज से, थोड़े फासले के बाद हम जो वक्त के लिहाज से वैल्यू लेते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ इंस्टेंटेनियस मास जो होता है वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, चूंकि जो रॉकेट का फ्यूल है वो बर्न होता जाता है। ठीक है, रॉकेट का फ्यूल बर्न होगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर हमने पढ़ा कि 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है। तो 1 सेकंड के बाद जो रॉकेट का इंस्टेंटेनियस मास है वो 10,000 किलोग्राम कम हो जाना है। ठीक है, सेम इसी तरह फर्दर जो कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है। तो कहते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू कैपिटल M यानी इंस्टेंटेनियस मास की है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है और जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है इनका। तो मास कम होगा तो रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक का नाम था रॉकेट प्रपल्शन। ठीक है, आई होप कि आप इसकी समझ आई होगी। इसका हमने क्या किया, सबसे पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। वर्किंग प्रिंसिपल में बताया गया कि जो रॉकेट है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर प्रपल्शन पढ़ी हमने कि प्रपल्शन क्या थी, कि रॉकेट के अंदर रॉकेट जो है, ठीक है, वो जब लॉन्च होता है उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, गैसेस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गैसेस की बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से क्या होता है कि जो फिर कहते हैं कि रॉकेट का आगे आपके पास आ जाता है, जो प्रेशर होता है उनका बहुत ज्यादा होता है। दिस गैसेस कम आउट फ्रॉम इंजन विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस। ठीक है, फिर रॉकेट मोमेंटम गेन करता है जिसका वेट जो होता है, जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है गैसेस के मोमेंटम की। ठीक है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात आ गई। फिर फ्यूल ऑफ रॉकेट पढ़ा। फ्यूल ऑफ रॉकेट में स्टूडेंट्स ये था कि आपके पास जो रॉकेट का वो जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन, लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर कहते हैं कि रॉकेट का जो 80% मास है वो मास ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि रॉकेट का जो फ्यूल है वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से बर्न होता है। फिर गैसेस जो रॉकेट के इंजन से बाहर आती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो 4000 मीटर पर सेकंड होती है। फिर आपके पास प्रॉब्लम ऑफ मास की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया, बहुत ज्यादा रॉकेट को लिंक कर दिया। अगर उनमें से कोई एक रॉकेट भी अपना फंक्शन परफॉर्म करवाएगा तो क्या होगा, अपनी हाई स्पीड के साथ, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, तो एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन दूसरा कानून, न्यूटन का तीसरा कानून, फिर उनको कंपेयर करके आपके पास एक्सेलरेशन की बात आ गई। फिर हमने कहा अगर ये m है
डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन रॉकेट के केस में ये m मस्ट ही डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्यूल बर्न होने की वजह से जो मैस है वो कम होता जाता है और एक्सेलरेशन जो होता है रॉकेट का वो इंक्रीज करता जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरे पास टॉपिक जिसका नाम था रॉकेट प्रपल्शन, एंड आई होप कि आपको इस सारे चैप्टर की समझ आई होगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हम मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।